कलम गवाह है में आज मुलाकात कारोबार जगत की पत्रकारिता से जुड़े एक दिग्गज संपादक, अर्थशास्त्री और लेखक संजय बारू से। संजय बारू का जन्म 1954 को हैदराबाद में हुआ। पिता BPR विठल जाने माने अर्थशास्त्री थे और भारत के वित्त सचिव के रूप में उन्होंने 1991 में आई नई आर्थिक नीति की दशा दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय बारू की प्राथमिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन निजाम कॉलेज हैदराबाद से की। अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली आ गए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की। इसके बाद संजय बारू उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। हालांकि एक साल बाद ही उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम शुरू कर दिया। करीब 11 साल अध्यापन से जुड़े रहने के बाद आर्थिक जगत के जाने माने एडिटर TN नैनन के कहने पर संजय बारू ने इकोनॉमिक टाइम्स में असिस्टेंट एडिटर का पद संभाला और जल्द ही पेपर के रेजिडेंट एडिटर बन गए। 1993 में वो टाइम्स ऑफ इंडिया के सह संपादक बने, जहां वो 1997 तक रहे। इसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे अखबारों में मुख्य संपादक का पद संभाला। न्यूज़ रूम क्या चीज़ होती है, उसमें अगर डेमोक्रेटिक संपादक बॉस होता है, लेकिन अगर उस पर हर कोई जो सदस्य है एडिटोरियल बोर्ड का, अगर वो खुल के बात नहीं कर पाता, अगर वो अपनी मन की बात नहीं रख पाता, अगर तर्क आर्गुमेंट वगैरह का आदान प्रदान नहीं होता, तो मुझे लगता है कि एडिटोरियल बोर्ड कहीं ना कहीं मजबूत अपने आप को नहीं बना पाएगा। और जो आर्गुमेंट्स शार्प होने चाहिए, वो शार्पनेस, वो डायरेक्टनेस नहीं आएगी। तो बारू साहब को ये बात अच्छी तरह से मालूम था और इसीलिए उन्होंने इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने एडिटोरियल लीडरशिप को आगे बढ़ाया। पत्रकारिता में कभी कभी देखने को आता है कि लोग जो है अपने जो विचार होते हैं उनको अपने मालिक या जो उस समय की सरकार होती है उसके साथ जोड़ देते हैं। पर जहाँ तक कि संजय बारू जी का सवाल है, मैंने देखा है कि वो काफ़ी जो है एक इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि वो अपने विचार सामने रखने में हिचकते नहीं हैं। 2004 में जब कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई तो संजय बारू को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार बनने का मौका मिला। संजय बारू 2008 तक इस पद पर रहे। संजय बारू ने अर्थशास्त्री के रूप में पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन शुगर जैसी किताब लिखी। 2007 में उन्होंने स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एसेज एंड कॉलम्स लिखी। हालांकि अप्रैल 2014 में आई उनकी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर काफी चर्चा में रही, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं का वर्णन और विश्लेषण किया। संजय बारू से बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक आलोक मेहता। संजय जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और बातचीत की शुरुआत मैं इसी से करना चाहूँगा कि किस तरह से आपका एक रिसर्च का, इकोनॉमिक फील्ड का काम था और एक ऐसा दौर आया 87, 90s का, जिस समय में इकोनॉमी में भी जैसे कहना चाहिए कि न्यू लिबरल इकोनॉमी की शुरुआत आफ्टर राजीव गांधी कहना चाहिए कि शुरुआत, थोड़ा सा दौर शुरू हुआ था। कैसे आपको एकदम इकोनॉमिक टाइम्स में आने को मिस्टर नैनन ने कहा या आपके मन में आया कि मुझे इकोनॉमिक अखबार में काम करना चाहिए? मैं दिल्ली 1990 में आया था, जुलाई 1990, तो फिर 26 साल पहले। और उसके पहले मैं 10 साल यूनिवर्सिटी में काम करता था, हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आर्थिक प्रोफेसर था मैं। एक दिन अचानक मैंने TN नैनन को मिला और नैनन जी जब भी अप्रैल 1990 में इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटर बने थे और हमारी बातचीत हुई, एक 2-3 घंटे की बातचीत थी। एक्चुअली पार्टी में मिले थे हम और उन्होंने शाम तक 2-3 घंटे की बातचीत के बाद उन्होंने कहा, भाई आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिज्म में आ गए। बिकॉज ही थॉट आई हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इशूज़, जो हो रहा था देश में उस एट दैट टाइम, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा, झट से कहा ठीक है, वेलकम। तो एक एक्सपेरिमेंट के तरह 1 साल का लीव लेके उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैं दिल्ली आया और इकोनॉमिक टाइम्स ज्वाइन हुआ जुलाई 1990।
बट जो उसके बाद एक साल घटी, जुलाई 90 से जुलाई 91, इट वाज अ हिस्टोरिक ईयर। अब देखिए क्या क्या हुआ उस साल में। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके वजह से चंद्रशेखर की सरकार गिरी, उसके बाद चुनाव हुआ, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। दूसरा ये आर्थिक क्राइसिस, और वर्ल्ड में एक तरह से था उस समय ऑयल का, ग्लोबल, इराक, हाँ, कुवैत, इराक ने कुवैत इन्वेट किया था और ऑयल के दाम बढ़ गए, जिसके वजह से यहाँ हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हुई थी। और तीसरा सोवियत यूनियन का अंत होना, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, सभी इस साल में होते। मैं अभी अभी एक किताब लिख चुका हूँ इन सब घटनाओं के बारे में, दैट वन ईयर इज अ हिस्टोरिक ईयर। जिस समय आप लोग आए 90s में, तो उस समय ये, बल्कि कई लोग उस समय कहते थे सबसे घाटे का सौदा यदि है तो ईटी है। हाँ, सो उसमें कैसे आपने और मिस्टर नैनन ने उसको कैसे आगे बढ़ाया? जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में ज्वाइन हुआ था, मुझे बहुत अच्छा याद है कि मैं समीर जैन से मिला, और समीर जैन से मैंने कहा कि देखिए, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, सिर्फ 4 शहर से, मेरे ख्याल में चेन्नई भी नहीं था, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, 3 शहर से आप आर्थिक पत्रकार निकलते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स छपते थे 3 शहर में। मैं हैदराबाद का हूँ, हैदराबाद में मुंबई का इकोनॉमिक टाइम्स दोपहर को आता था। तो अगर आप इकोनॉमिक आर्थिक अखबार पढ़ना चाहते हैं तो दोपहर में हम पढ़ते थे। बेंगलोर ऑल्सो। हाँ, बेंगलोर ऑल्सो। तो मैंने समीर जैन से कहा, यू मस्ट हैव अ एडिशन इन हैदराबाद एंड बेंगलोर। तो उनकी जो जवाब थी, दिस वाज 1990, आई एम टेलिंग यू, उनकी जवाब थी, वहाँ इतना डिमांड होगा, वहाँ क्या बिजनेस है? दैट वाज हिज रिप्लाई। तो आप सोचिए कि 1990 में दिल्ली में ये था, या मुंबई में इम्प्रेशन था कि भाई हैदराबाद, बेंगलुरु में कोई बिजनेस का डिमांड नहीं है, बिजनेस न्यूज़पेपर का कोई डिमांड नहीं होगा, तो सिर्फ दिल्ली का अखबार भिजाओ आप, या मुंबई का अखबार भिजाओ। वो दैट यूज्ड टू कम बाय प्लेन इन आफ्टरनून। जब अंबानी जी बिजनेस एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर लॉन्च किए थे, उनका 2 असर था। एक तो ये था कि ही डिसाइडेड टू गो पिंक। ये जो लंदन में फाइनेंशियल टाइम्स होता है, लंदन का फाइनेंशियल टाइम्स पिंक पेपर होता है। And first editor was also प्रेमशंकर झा। प्रेमशंकर झा, हाँ। He was और also ये, economic हाँ, ये पिंक होने का ये एक स्टेटस सिंबल बन गया था कि लंदन में जो अंडरग्राउंड में जो लोग सुबह जाते हैं काम को, सबके हाथ में सफ़ेद अखबार होता है, जो बिजनेसमैन होता है या इन्वेस्टर होता है उसके हाथ में पिंक अखबार होता है। तो एक स्टेटस सिंबल के माफी हो गया था। तो अंबानी जी ने डिसाइड किया था कि बिजनेस एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर विल बी पिंक। देन इकोनॉमिक टाइम्स ऑल्सो डिसाइडेड कि भाई हमें भी पिंक बनना चाहिए। उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ था। जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स ज्वाइन किया था जुलाई 90 में, इकोनॉमिक टाइम्स वाइट पेपर था। हमने उनको मेरे ख्याल में जनवरी और फरवरी 91 में वाइट से पिंक किया, और उसका ब्रांडिंग सब बदल गया। इट वॉज नॉट जस्ट अ बिजनेस पेपर, एक अच्छा पॉलिटिकल ब्यूरो बना। पी रामन जो पॉलिटिकल वेरी गुड पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, सीमा मुस्तफ़ा, डेविड देवदास, ये सब इकोनॉमिक टाइम्स में पॉलिटिकल रिपोर्टर्स थे। और केपी नायर जो अब टेलीग्राफ में है, उनको फॉरेन अफेयर्स रिपोर्टर। तो हमने रिपोर्टिंग भी वाइडन किया, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। स्वामीनाथन अय्यर बाद में आए थे, 91 में आए थे। तो मेरा मतलब यह है कि इकोनॉमिक जर्नलिज्म उस साल 1991 2 वजह से बदल गया। एक तो धीरूभाई जी का डिसीजन टू एंटर मीडिया, और दूसरा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 91 जून में, जो आफ्टर नरसिम्हा राव बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो जिसकी तरह से एक सोशलिस्ट वाली इकनॉमी थी पहले, कहना चाहिए, और अखबारों का भी टोन वैसा रहता था, मतलब चाहे वो सोवियत इन्फ्लुएंस कहे या आज़ादी के बाद कांग्रेस की पॉलिसी, सोशलिज्म, कोई भी मतलब स्वतंत्र पार्टी होते हुए भी उस तरह का असर कोई अखबारों पर नहीं था। अखबारों पर लेकिन वो एक तरह से इकोनॉमिक अखबार होते हुए भी कंजर्वेटिव सोशलिज्म जिसको कहना चाहिए, वैसा टोन था। उसके बाद कैसे उसको एक लाइन बदल करके जो न्यू इकनॉमी आई, इसको कहते हैं लिबरल इकनॉमी, विद मिस्टर नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको क्रेडिट जाती है, उस समय में फिर अखबारों को कैसे एकदम बदलने में, क्योंकि ओनर भी कुछ हद तक कुछ कंजर्वेटिव भी थे, सेठ जिसको कहते हैं, शांति प्रसाद जैन हो, अशोक जैन रहे, या गोयनका एंड ऑल, उसके बीच में आपने कैसे उसको तोड़ करके उन अखबारों में फिर लाइन उसको बदलने की कोशिश किया?
दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए, ये बदलाव जो जर्नलिज्म में, फाइनेंशियल या बिजनेस जर्नलिज्म में आई थी, ये बदलाव लेट 80s में आई थी। पहला जो अखबार जहाँ कंपनीज के बारे में लिखा जाता था वो एक्चुअली इंडिया टुडे था, और बिजनेस इंडिया मैगजीन आई थी। इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स 1990 तक भी ज़्यादा फोकस सरकार पे था, गवर्नमेंट पॉलिसी कि वित्त मंत्री क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। गवर्नमेंट प्रेस नोट्स आते थे, प्रेस रिलीज आते थे। तो वो आर्थिक अखबार का जो पर्पस था ये था कि जो इन्वेस्टर है या जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो मुंबई में हो या कलकत्ता में हो या दिल्ली में हो, उनको ये बताना चाहिए कि दिल्ली सरकार क्या कर रहा है। इट वॉज एक्चुअली टेलिंग द पीपल व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। और एक नेगेटिव एटीट्यूड था कि आप कंपनी के बारे में लिख रहे हैं। कंपनी नाम भी मेंशन करना गलत था कि यू कैन नॉट प्रमोट कंपनीज। ये एक एटीट्यूड था कि जर्नलिज्म शुड नॉट बी अबाउट प्राइवेट सेक्टर। दैट चेंज्ड, और वो चेंज पहले एज आई सेड इंडिया टुडे में आया था और बिजनेस इंडिया में आया था। और 90 के बाद हम देखते हैं कि आर्थिक पत्र, जो इकोनॉमिक टाइम्स हो या फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बिजनेस स्टैंडर्ड, फोकस ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्रीज्ड। और इसमें भी अंबानी जी का एक रोल था, इसलिए कि वो जो मास इन्वेस्टर क्लास उन्होंने प्रमोट किया था बाय सेलिंग शेयर्स, मिडिल क्लास को उन्होंने स्टॉक मार्केट में लाया। हाँ, जो कहते थे शेयर होल्डिंग कल्चर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके वजह से ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिलीज वांटेड टू रीड फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। जब तक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर का ऑडियंस सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बिजनेसमैन, CEOs, बैंकर्स, वेरी लिमिटेड ऑडियंस था। बट आफ्टर 91 एक मिडिल क्लास रीडरशिप डेवलप हुआ। ये जो एक प्राइसिंग और मार्केटिंग प्रेशर या कारपोरेट का और जो कंटेंट है, धीरे धीरे वो उसके बजाय का जोर कमाई पर ज़्यादा होने लगा। वो फेज़ आपको कैसा लगा? आपने ऐसा है कि 1990s में 91 के बाद ये तो सच है कि कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस बढ़ा और इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो अखबार को एक बिजनेस के तरह देखना, वो सर्टेनली दैट हैपेंड। लोग कहते थे कि अखबार पब्लिश करो या टूथपेस्ट बनाओ, काम तो एक ही है कि प्रॉफिट बनाना है। सो दैट न्यूज़पेपर इज़ अ कमोडिटी। दिस वाज सर्टेनली देयर। मगर एक और बदलाव हुई है, और वो ये कि जर्नलिज्म में जो लोग आए, प्रोफेशनलिज्म बढ़ा। अब इकोनॉमिक टाइम्स की मैं जिक्र करता हूँ, जब मैं था 5 PhD थे असिस्टेंट एडिटर्स में। R रामचंद्रन साइंस एडिटर थे, PhD इन फिजिक्स। चंद्रमोहन, मैं असिस्टेंट एडिटर्स थे, PhD, और 2-3 और, तो नरेंद्र पानी। तो जो लोग रिसर्च करके अखबार में आए, दैट हैपेंड इन द 90s। ये आपको कैसा चेंज लगा? चूँकि आप, मैंने कहा, 3 एक अलग अलग तरह के विचार की दृष्टि से भी कहें, मैंने समीर जैन के ग्रुप, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस जिसके आप चीफ एडिटर रहे, और बिजनेस स्टैंडर्ड, तो कहना चाहिए कि 3 अलग अलग तरह की कंपनियां भी हैं। उनमें किस तरह का कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, किस तरह का आपको अनुभव हुआ, जहाँ ज़्यादा दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? टाइम्स ऑफ इंडिया वाज अ फाइनेंशियली सक्सेसफुल मीडिया कंपनी, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल मीडिया कंपनी। तो पुटिंग प्रेशर ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया वाज नॉट दैट इजी। उनके खिलाफ ये कहा जाता है कि वो पेड मीडिया एंकरेज किए है, कि पैसे लेके छापना। ये तो हुआ है, दैट वाज रॉन्ग, दैट यू कन्वर्ट एडिटोरियल इनटू एडवर्टोरियल। पैसा लेके आप छापते हैं, मगर किसी के दबाव में आके कुछ छापते हैं, वो नहीं था। मेरे ख्याल में टाइम्स ऑफ इंडिया नेवर सकम टू एक्सटर्नल प्रेशर। मेरा एक इंसिडेंट था जो रतन टाटा जी के साथ एक बार मैं बात कर रहा था, तो रतन टाटा जी मुझसे कंप्लेन कर रहे थे, भाई हमारे खिलाफ इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ छपा है और ये गलत है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, अरे भाई आप तो रतन टाटा हैं, आप यू कैन पिक अप द फोन एंड टेल देम नो आई डोंट लाइक टू डू दैट। तो वो भी ही वुड नॉट पुट प्रेशर।
बट जो पेड मीडिया जो आई है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जर्नलिज्म में, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में एक तो करप्शन ज़रूर बढ़ा है, ज़रूर बढ़ा है। जो जर्नलिस्ट को जो गिफ्ट देते हैं कंपनीज, कपड़ा देते हैं या वॉच देते हैं या गिफ्ट चेक देते हैं, प्रेस काउंसिल हैज बिकम ए टूथलेस टाइगर। 90 के दशक की शुरुआत, शीत युद्ध खत्म हो गया था। जर्मनी के बीच की दीवार गिर चुकी थी और सोवियत संघ के टुकड़े हो रहे थे। यही वो वक्त था जब भारत भी समाजवादी आर्थिक नीतियों के रास्ते को छोड़कर खुले बाजार की तरफ कदम रख रहा था। एक अर्थशास्त्री के लिए पत्रकारिता में कदम रखने का ये सुनहरा मौका था। ऐसे में संजय बारू ने इकोनॉमिक टाइम्स में बतौर असिस्टेंट एडिटर काम करना शुरू किया, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि भारत की जमीनी हकीकत क्या है। उन्होंने नए आर्थिक माहौल को भारतीय मानसिकता की कसौटी पर कसा और पाठकों को समझाया। उनकी इस समझ के पीछे उनका बरसों का अनुभव था। इसकी मिसाल है उनकी डॉक्टरेट थीसिस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन शुगर। यही नहीं, उन्होंने अर्थशास्त्र को स्थानीय, प्रादेशिक और केंद्रीय राजनीति के आईने में देखा और संपादक होने के नाते अपने पाठकों के सामने एक सच्ची तस्वीर पेश की। इकोनॉमिक टाइम्स का जो ओपिनियन पेज था, खासकर जिस पे हम कुछ रुचि रखते हैं, वहाँ पर भी हमने उनका जो है निशान देखा, किस तरह से एक बदलाव आया और उसमें ज़्यादा केवल इकोनॉमिक इश्यूज नहीं सामने आते थे, पर और भी पॉलिटिकल इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी के जो मुद्दे हैं वो भी सामने रखे जाते थे। ओपन ऑब्जेक्टिव, उनका एक खुलापन, डेमोक्रेटिक माइंडसेट, इससे ज़्यादा आदमी को एक संपादक में चाहिए क्या? डॉक्टर बारू के लेखों को पढ़ने पर अर्थशास्त्र का पांडित्य नहीं झलकता। जब वो तेलंगाना की बात करते हैं तो वहां की जमीनी हकीकत बयां करते हैं, जिसमें सिर्फ राजनीति और आर्थिक पहलू ही नहीं बल्कि भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार भी रहते हैं। और जब वो किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर लिखते हैं तो वहां के छोटे छोटे कारकों का भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए शायद एक बार के लिए हम उनके लिए एक्सीडेंटल इकोनॉमिस्ट शब्द का प्रयोग कर लें, लेकिन किसी भी हाल में हम उन्हें एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट या एक्सीडेंटल एडिटर नहीं कह सकते। बिजनेस स्टैंडर्ड आया, एक समय में तो वो आनंद बाजार से रहा, लेकिन जब मिस्टर टी एन नैनन भी आए और उसमें कैसा अनुभव, चूँकि वो और ज़्यादा, चूँकि उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम, मैं मानता हूँ कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसोर्सेज के मुकाबले में बिजनेस स्टैंडर्ड जो एक प्रोफेशनल निकाले उसमें ज़्यादा शायद चैलेंज था। हाँ, नहीं, वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल न्यूज़पेपर है और एडिटर सब प्रोफेशनल रह चुके हैं, मगर बिजनेस स्टैंडर्ड में हमें हर दिन ये माइंड में था कि इसका ओनर एक बैंकर है। ज़्यादा लोग जानते नहीं कि बिजनेस स्टैंडर्ड उदय कोटक का अखबार है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उदय कोटक जी का अखबार है। वो नैनन तो सिर्फ चेयरमैन है, मगर अखबार तो इनका है। मगर उदय कोटक का कभी भी, मैं 2 साल उसका संपादक रह चुका हूँ, एक बार भी मुझे उनका फ़ोन कॉल आया नहीं, या एक बार भी उन्होंने कहा कि ये आप क्यों छाप रहे हैं या ये मत, कभी नहीं। वो हाईली प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, एंड दैट वाज देयर। बट आपसे एक बात कहूँगा मैं कि व्हाइल ऑल दिस इज़ ट्रू, जो मैंने कहा ये सच है कि हमने कुछ ज़्यादा इंटरफियरेंस फील नहीं किया, महसूस नहीं किया, मगर जर्नलिज्म में, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में एक तो करप्शन ज़रूर बढ़ा है, ज़रूर बढ़ा है। जो जर्नलिस्ट को जो गिफ्ट देते हैं कंपनीज, कपड़ा देते हैं या वॉच देते हैं, गिफ्ट चेक देने लगे थे, गिफ्ट चेक देते हैं, अब शायद कम हो गया हो, लेकिन हॉलीडेज पे ले गए जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल, ये ज़्यादा हो गया था। और इसके वजह से हमें फाइनेंशियल जर्नलिज्म में एक कोड ऑफ एथिक्स लाना पड़ा। इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, पर्टिकुलरली आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस।
एक दिन में फ़ोन आया था इनका GN वाजपेयी, जो सेबी के चेयरमैन थे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वाजपेयी जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, भाई बारू जी मुझसे आपसे मिलना है। और वो दिल्ली आए मुंबई से और कहा कि हमारी जानकारी ये है कि फाइनेंशियल जर्नलिज्म में कई ऐसे पत्रकार हैं जो कंपनीज के शेयर्स मांगते हैं, उस कंपनी के खिलाफ लिखेंगे अगर शेयर नहीं मिला, या उनके फेवर में लिखते हैं अगर शेयर मिलता है। तो हमने ये मॉनिटर कर रहे हैं कौन से जर्नलिस्ट के पास क्या शेयर्स हैं, और हम सोच रहे हैं कि एक सेबी कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट लाना चाहिए। आपका क्या राय है? तो मैंने वाजपेयी जी से कहा, देखिए आप अगर एक सेबी कोड लाएंगे तो मीडिया का रिप्लाई ये रहेगा कि इट्स इंटरफियरेंस विद फ्रीडम ऑफ प्रेस, बिकॉज अगर कोई बाहर का आदमी आके कोड ऑफ कंडक्ट करता है जर्नलिस्ट को, तो हम सब जर्नलिस्ट कहते हैं ये इंटरफियरेंस फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो आई सेड ये नहीं चलेगा, मगर आप सब पत्रकार को बुलाइए, सब एडिटर्स को, संपादक को बुलाइए और उनसे कहिए जो आप मुझसे कह रहे हैं कि ये एक समस्या है, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में करप्शन बढ़ गया है और ये शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या कंपनीज को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं आपके अखबार में या टीवी चैनल में। आप उनको आइडेंटिफाई करिए, उनका नाम हमें दीजिए और हम सब एक कमिटमेंट देंगे कि उनको हम डिसमिस करेंगे। एक दूसरा, हम खुद एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट लाएंगे। तो वाजपेयी जी ने एक बड़ा मीटिंग किया था दिल्ली में, सब एडिटर्स आए उसको, और वहाँ कमिटमेंट लिया था कि हम सब फाइनेंशियल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का संपादक था, हमने किया फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। मेरी जानकारी है कि कई अखबार और कई टीवी चैनल भी किए थे, मगर मैं ये नहीं कहता कि सब ने किया। सो इसका कोई सॉल्यूशन आपको लगता है कि हाउ टू, बिकॉज क्रेडिबिलिटी गिरती है? देखिए, मैं दो बात कहूँगा। एक तो ये है कि मैं हर वक्त कहता हूँ कि अगर एक एयर एक्सीडेंट हो, एक जेट प्लेन क्रैश हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो, वो पायलट का लाइसेंस लिया जाता है, वापस लिया जाता है, राइट? एरोप्लेन पायलट लूजेस हिज लाइसेंस विथ वन एक्सीडेंट। अगर कोई आपके हॉस्पिटल में आदमी मर गया हो आपके हाथ के नीचे, तो डॉक्टर का लाइसेंस लिया जाता है। 10 गलत स्टोरी लिखो, कोई जर्नलिस्ट का लाइसेंस नहीं लेता है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि देयर इज नो पनिशमेंट एंड इट्स अ बिग इश्यू। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रोफेशनल जो बॉडीज़ हैं, आप और मैं दोनों भी एडिटर्स गिल्ड में मेंबर रह चुके हैं, खैर प्रेस काउंसिल भी है, दे हैव बिकम टूथलेस टाइगर्स। प्रेस काउंसिल का क्या है? इट्स इफेक्टिवनेस हैज गॉन डाउन। एज एन इंस्टीट्यूशन इट हैज डिटीरियरेटेड। कौन जर्नलिस्ट है जो प्रेस काउंसिल से डरता है? नहीं, वो मीडिया पहले तो कम से कम उसकी जो रिकमेंडेशन थी या फैसला होता था वो लोग छापते थे। अब तो नोबडी इज रेडी टू इवन कंट्रडिक्शन भी नहीं छापते। आई एम टेलिंग यू, मैं 10 साल 15 साल से देख रहा हूँ, प्रेस काउंसिल हैज बिकम ए टूथलेस टाइगर। एडिटर्स गिल्ड का भी जो मॉरल इन्फ्लुएंस बस वही हो कम है। हाँ? कोई ऐसा नहीं है कि अरे भाई एडिटर्स गिल्ड हैज पुल्ड अस अप, तो इसके वजह से कुछ हमारी रेपुटेशन नहीं। सो देयर इज अ इशू, प्रोफेशनल इशू with the media कि how do you reprimand bad journalists और corrupt journalists? गलत स्टोरी छपेगी तो आपको क्या पनिशमेंट देंगे? लोग भूल जाते हैं, भाई आज छप गए गलत स्टोरी, सॉरी, कल चलो दूसरा काम करो, कौन याद कर रखेगा? सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल लैक्सिटी इन द मीडिया। UPA 2 का मैंडेट था, वो सोनिया जी के लिए नहीं था। UPA 2 का मैंडेट मनमोहन सिंह के लिए था। तो लोकसभा लड़ना चाहिए था उनको। लोकसभा लड़ना चाहिए था। You know, devalued the position of Prime Minister.